ठीक है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आज के हमारे टॉपिक का नाम है टेक्सटाइल फाइबर्स। ये जो हमारा टॉपिक है, ये अपैरल सेक्टर के हमारे जितने भी सब्जेक्ट है, ड्रेस मेकिंग, फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, स्विंग टेक्नोलॉजी, इन सभी के लिए कॉमन टॉपिक है। एक्चुअली फाइबर्स जो है, हम अगर अपनी सराउंडिंग्स में एक वर्ड अगर देखें, फाइबर सराउंडिंग में चारों तरफ, लाइक कोई भी प्लांट में फाइबर है, उसकी पत्तियों में फाइबर है, फ्रूट्स में भी फाइबर है, लेकिन वो फाइबर तो है, पर जरूरी नहीं सारे फाइबर्स टेक्सटाइल फाइबर, जिनसे कि फैब्रिक के द्वारा कपड़े को आप वेरेबल कंडीशन में यूज कर पाए। वेरेबल और आपका जो होम फर्निशिंग है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात चल रही है। टेक्सटाइल फाइबर्स अगर कहें तो जन्म से लेके मृत्यु तक किसी न किसी रूप में मनुष्य के साथ में वो हमेशा साथ ही रहता है। तो आज की इस कड़ी में हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं आपको कि हम कौन कौन सा टॉपिक आज कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन, परिचय, टेक्सटाइल फाइबर है। टेक्सटाइल फाइबर के इंट्रोडक्शन के बाद में हम उसका पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे। उसके बाद में जो फाइबर्स हैं उनका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, फाइबर्स का वर्गीकरण है कि कौन से फाइबर हमारे प्राकृतिक रूप से हमें अवेलेबल होते हैं, उनमें भी क्या क्लासिफिकेशन है कि कौन से हमें वेजिटेबल से मिलते हैं, कौन से हमें एनिमल्स से मिलते हैं, कौन से हमें मिनरल फाइबर्स हैं। उसके अलावा इन सारे फाइबर्स के अलावा कौन से हैं जो हमने आर्टिफिशियली क्रिएट किए हैं, लाइक सिंथेटिक फाइबर्स। तो उसके बाद में सिंथेटिक फाइबर्स के बाद में हम आगे बढ़ेंगे, उसके भी दो अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं। फिर ये जो सारे फाइबर्स हैं, इनको कपड़ा बुनने के लिए कौन कौन सी इनके अंदर गुण है जो होना आवश्यक है और कौन से होता है, तो वो प्रॉपर्टीज हम फाइबर्स की पढ़ेंगे। और अगर ये सेशन लंबा नहीं हुआ तो मतलब मैंने इसमें अभी रखा है नेचुरल फाइबर्स में हम कुछ एक फाइबर्स जो है कॉटन, लिनन, हेम्प, इनके बारे में पढ़ेंगे। और अदरवाइज अगर टाइम नहीं बचा तो नेचुरल फाइबर्स को हम फिर जो नेक्स्ट सेशन है हमारा कल, उसमें पढ़ेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन टेक्सटाइल फाइबर के लिए हम अपैरल सेक्टर के लोगों को पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप कोई भी गारमेंट बनाएंगे, अब गारमेंट को रिलेटेड पहली बात तो उसका ओकेजन होगा कि इस ओकेजन के लिए आपने गारमेंट बनाया। उसके अलावा उसकी फिर डिजाइनिंग होगी, डिजाइनिंग के अलावा उसका सीजन होगा, किस सीजन के लिए आपने बनाया है। तो आपको टेक्सटाइल फाइबर की बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। बेसिक प्रॉपर्टीज से आपको क्या पता चलेगा कि मान लीजिए मुझे ऐसा फैब्रिक बनाना है जो कि जिसमें पानी को सोखने की क्षमता अधिक हो, ऐसा गारमेंट मुझे बनाना है, तो फिर जिस फाइबर में ऐसी प्रॉपर्टीज होगी मैं उससे रिलेटेड फैब्रिक का ही कपड़ा चूज करूंगी। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कभी आपको सर्दी के सीजन के लिए कोई गारमेंट की डिजाइनिंग करनी हो, तो टेक्सटाइल फाइबर की आपको सारी प्रॉपर्टीज और क्लासिफिकेशंस पता होने चाहिए ताकि आप उसको ध्यान में रख के अपनी डिजाइनिंग की तरफ जा सके और आप उसका जो फैब्रिक का चयन है से कर सकें। दूसरी इसमें एक चीज और है कि एक गारमेंट कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमको कपड़ा हमें कौन सा लेना है, चुनाव जिस समय हम डिजाइनिंग सोच रहे होते हैं कि हाँ मुझे फ्रॉक बनानी है, कुर्ता बनाना है, ये एक्चुअली प्लानिंग उसी हिसाब से हो जाएगी। पैटर्न हम बाद में बनाएंगे, भी देखना है कि जो गारमेंट चूज किया कुछ जो फ्लेक्सिबिलिटी है तो उस समय इनको ध्यान रखेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी उसमें नहीं है तो आप उस अकॉर्डिंग पैटर्न अपना क्रिएट करेंगे, उसी अकॉर्डिंग उसमें ड्रेप की कितनी क्वालिटी है और आपको ग्रेन किस तरीके की फॉलो करनी है, वो सारी चीजें आपको फैब्रिक के बारे में समझने के बाद ही आप पैटर्न की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए हालांकि जो फाइबर की अपनी प्रॉपर्टीज है वो कपड़े में रहती ही रहती है, लेकिन ऐसा ऐसा मैं फिर भी नहीं कहूंगी कि पूरी प्रॉपर्टीज ही कपड़े तक पहुंचे, क्योंकि कई बार क्या है फाइबर के अंदर आप ट्विस्ट जो दे रहे हैं, वीविंग पैटर्न जो है, फैब्रिक फिनिशिंग एनहांस हो जाती है और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है जो फाइबर में थी वो थोड़ी सी कम भी हो जाती है। चलिए आगे का हम टॉपिक कि क्यों पढ़ना जरूरी है ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाया है।
मैडम आप क्या सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी सर। हाँ मैडम, आपका वॉइस बीच बीच में ब्रेक हो रहा है, मेरे ख्याल से इंटरनेट इशू है। हेलो, थोड़ा हैंग भी। आपका बीच बीच नेक्स्ट में स्लाइड वॉइस पे ब्रेक हो रहा है। सर ये इंटरनेट इशू है। हाँ हाँ हाँ। इंट्रोडक्शन। फाइबर, सबसे पहले फाइबर के बारे में। It is defined as one of the delicate hair portion of the tissues of a plant or animal or other substances that are very small in diameter in relation to their length. A fiber is a material which is several hundred times as long as its thick. Actually, सबसे पहले तो रेशा समझिए कि रेशा क्या है। कोमल टिश्यू है जो किसी प्लांट का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, पेड़ पौधों का, जानवर का, या अब अन्य किसी सब्सटेंस का हो सकता है। अब इसका जो डायमीटर है वो इसकी लंबाई के तुलना की जाए तो बहुत बहुत जैसे कि अब आप बाल को ही देख लीजिए, उसका डायमीटर, उसकी लंबाई है। इसी प्रकार फाइबर इज ए मटेरियल व्हिच इज सेवरल हंड्रेड टाइम्स एज लॉन्ग एज इट्स थिक। फाइबर एक ऐसा मटेरियल है जो कि उसकी मोटाई से 100 टाइम्स ज्यादा लंबा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं टेक्सटाइल फाइबर की तरफ कि टेक्सटाइल फाइबर क्या है। The basic raw material required to make fabric. टेक्सटाइल फाइबर एक्चुअली क्या है, जो सबसे बेसिक चीज कपड़ा बनाने के लिए आवश्यक है वो पहली कच्ची सामग्री है, सबसे बेसिक कच्ची सामग्री है। दूसरी बात, दूसरे शब्दों में कहें, फैब्रिक की बेसिक यूनिट जो है वो है आपका फाइबर, और ये इट्स द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ फैब्रिक। ये कपड़े का सबसे छोटे से छोटा पार्ट है ना। Single hair-like structure that is spun into yarn and used to make fabric. फाइबर जो है ये इकहरा बाल जैसी संरचना है जो कि स्पन करके यार्न और अंततः कपड़ा निर्माण के काम में आती है। अब अगर इसमें हम बात करें, इट इज द मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक सोर्सेज। ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है? या तो प्राकृतिक सोर्सेज हैं जो कि आपको एनिमल हो गया, पेड़ पौधे हो गए हैं, है ना, चट्टाने हो गई है, वहां से मिला। और नहीं तो कहां से मिला फिर ये आपको? सिंथेटिक सोर्सेज। सिंथेटिक सोर्सेज मैनमेड, आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया। नेचुरल सोर्सेज के जितने भी फाइबर्स हैं वो क्या बनाते हैं? स्टेपल यार्न, शॉर्ट फाइबर बनते हैं, जिनकी अगर मैं कहूँ सबसे कम लंबाई जो कि रेशा बनने के लिए चाहिए होगी वो सबसे कम आधे इंच से लेके और अधिकतम अगर हम देखें तो ये 36 इंच तक अवेलेबल हो सकती है। हाँ, इसमें हम नेचुरल सोर्सेज के फाइबर में एक को एक्सेप्ट करेंगे, सिल्क, क्योंकि सिल्क एक फिलामेंट फाइबर है, वो है प्राकृतिक लेकिन वो फिलामेंट फाइबर है। सारे अगर हम बात करें, नेचुरल सोर्सेज फाइबर प्रोड्यूसेस स्टेपल yarn in which fiber length is not too longer as नेचुरल सोर्सेज जो हमें यार्न मिलते हैं वो स्टेपल वेरी शॉर्ट मिलते हैं, एक्सेप्ट सिल्क लंबाई में अगर हमारी तुलना हम उनकी करें सिंथेटिक फाइबर से तो इनकी लंबाई काफी कम होती है। देखिए इसके अलावा कॉटन है, वूल है, ये स्मूथ है, लेकिन दोनों के क्योंकि वूल क्या है आपका एनिमल फाइबर है, कॉटन क्या है आपका सेलुलोज फाइबर है, और कुछ एक ऐसे हैं जो मैनमेड फाइबर है। मैनमेड फाइबर को जब आपको कम लेना होता है तो ये बहुत बहुत लगते हैं, और जिस हिसाब से इनकी स्पिनिंग की जानी है, बटाई की जानी है, बुनाई की जानी है, उस हिसाब से इनको स्टेपल में कन्वर्ट किया जाता है, काटकर इनको छोटा किया जाता है। फाइबर को ग्रुपिंग और ट्विस्टिंग करके यार्न के फॉर्म में बनाया जाता है ताकि फिलामेंट्स, राइट, वो बनते हैं 2 और मोर फिलामेंट्स यार्न को जब आपस में इंटरट्विंड किया जाता है, बटाई की जाती है, को फिलामेंट में इसी तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। और नंबर ऑफ स्टेपल फाइबर्स हैं, उनको बटाई करने के बाद में ही उनको यार्न बन सके इस योग्य बनाया जाता है। फाइबर्स जैसा कि हमने आपको बताया नेचुरल और मैनमेड दोनों होते हैं। तो नेचुरल तो कौन कौन से हुए जो हमें प्राप्त हुए? हुआ प्लांट्स हो गया, आपका एनिमल्स हो गया, आपका मिनरल्स हो गया।
प्लांट्स हम कहें तो वेजिटेबल फाइबर जो प्लांट के कुछ तो जैसे सीड से मिलते हैं, बीज से मिलेंगे, कुछ तने से मिलते हैं, कुछ क्या मिलते हैं, पत्तियों से मिलते हैं, और कुछ हमें किससे प्राप्त होते हैं, जैसे कि आपका जो नट है उसकी छाल की जो छाल है उससे प्राप्त होते हैं। तो इसी लेकिन जो प्रकृति से प्राप्त हमको जितने भी फाइबर्स हैं वो हमें सारे उनका जो आधार है वो है प्रकृति से प्राप्त वनस्पतिक जो फाइबर्स हैं उनका आधार है सेलुलोज, है ना, वो सारे सेलुलोज फाइबर होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं जैसे एनिमल की तरफ, तो वो हमारे प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। तो अब ये फाइबर क्या है, रेशा है, बाल सदृश संरचना है जिसकी मोटाई से 100 गुना अधिक उसकी लंबाई होती है। ये दोनों तरीके के होते हैं, स्टेपल होंगे, फिलामेंट होंगे। नेचर जितने भी नेचुरल हमें वेजिटेबल फाइबर्स हैं, ये नेचुरल है, सिल्क को छोड़ के वो हमें स्टेपल मिलते हैं, और स्टेपल को बटाई करके आप उसको फिलामेंट में कन्वर्ट करते हैं ताकि स्पन किया जा सके, उस योग्य वो बनाया जा सके। इसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं पॉलीमराइजेशन एंड मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स ऑफ फाइबर। पॉलीमराइजेशन एक्चुअली क्या है, देखिए कोई भी स्ट्रक्चर बना, कोई भी रचना बनी तो प्रकृति के अंदर क्या है, वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। तो ये कण क्या कहलाते हैं, ये मोनोमर्स कहलाते हैं या मॉलिक्यूलर कहलाते हैं। और ये जब एक साथ संगठित हुए, बहुलीकरण इनका हुआ, तो उसको कहेंगे हम पॉलीमराइजेशन। जैसे कि मान लीजिए ये आपको अलग अलग कलर दिखाया हुआ है, अलग अलग कलर के मान लीजिए छोटे 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 कण है, तो पूरा ये कण मिलकर बनाते हैं रेशा, है ना, वो रेशे का निर्माण कर रहे हैं। तो जब ये छोटे छोटे कण रेशे का निर्माण कर रहे होते हैं तो इसमें क्या है कि अगर पृथक है ये कण तो ये थोड़े से वेट में भी कम होंगे, लेकिन जो केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू जाकर जब ये कंबाइंड होंगे मॉलिक्यूलस की चेन श्रृंखला बनाने के लिए, तो इनके वेट में भी डिफरेंस आ जाएगा। और दूसरी बात में क्या है, संगठित होने के बाद में इनकी जो प्रॉपर्टीज है, यानी इनके जो गुण है उसमें भी चेंजेस आ जाएगा। नेचुरल फाइबर्स आर मेड बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। वैसे तो चाहे नेचुरल हो चाहे अब सिंथेटिक हो, वो पॉलीमराइजेशन को ही सिंथेटिक में अप्लाई किया गया, लेकिन जितने भी प्रकृति से हमें प्राप्त रेशे हैं वो पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया द्वारा ही बने हैं। In the process, 100 to 15,000 molecules or monomers of low molecular weight undergo a chemical reaction and combine to form long chain molecules or polymers with a high molecular weight. इसमें क्या हुआ, 100 से 15,000 तक molecules, ये मोनोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट एक्चुअली कम है इंडिविजुअल का, वो केमिकल के साथ में कंबाइन होके एक लंबी श्रृंखला के रूप में परिवर्तित होते हैं, जो कि हाई मॉलिक्यूलर वेट के साथ में हमें मिलता है। The polymer is described by its degree of polymerization, which refers to the number of monomers combined together to form a polymolecule. अगर हम कहें पॉलीमर को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, जिससे ये है कि कितने मोनोमर्स आपस में पॉलीमोलिक्यूल के लिए कंबाइन जुड़े। इससे क्या है, दिस मॉलिक्यूल हैज हाई मॉलिक्यूलर वेट and very stable with strong intramolecular force in its destruction. इस पूरे सरल से जो बहुल हुआ और रेशे का जो रचना स्ट्रक्चर बनी, उसके अंदर क्या है, एक तो इनकी जो अंतर्निहित बल है, उस स्ट्रेंथ से क्या किया इसने, इन सब में मिलकर एक तो रेशे को मजबूत बनाने का काम करता है। दूसरी चीज क्या है, ये जो फोर्स है रेशे की जो इंडिविजुअल में उतनी नहीं है, लेकिन जब ये कंबाइंड हो जाएंगे तो रेशे की जो स्ट्रक्चर है वो फिर वो नष्ट नहीं होगा। अब अगर हम आगे बढ़े, फाइबर्स जितने हैं उसके अंदर यही नेचुरल फाइबर के फॉर्मेशन का फॉर्मूला है, उसी को अडेप्ट किया गया है। These fibers are made from chemical solution. मैनमेड के अंदर इस प्रोसेस से क्या बनाया, केमिकल सोल्यूशन को क्रिएट किया, और केमिकल सोल्यूशन को फोर्स करके एक छोटे छोटे होल की जो डिवाइस है जिसको स्पिनरेट कहा गया, छोटे छोटे छेद बने हुए हैं, उसके अंदर से ये जो फाइन लिक्विड है ये डाला गया, और फाइन लिक्विड से बिल्कुल बारीक 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 रेशे स्ट्रैंड्स आपको मिल गए।
स्पिनरेट मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, स्पिनरेट जो है वो स्टेनलेस स्टील और प्लैटिनम का बना होता है, और ये कैन बी ये भिन्न भिन्न साइज का भी हो सकता है, क्योंकि रेशा बनाना है ना। अभी आपने प्रकृति, तो प्रकृति से आपको मिल गया, लेकिन मैग्नेट के लिए स्पिनरेट के थ्रू ही वो छोटे छोटे क्षेत्रों के थ्रू जाएगा, तो वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा, ड्राई होने के बाद में वो रेशे का रूप दे लेगा, और फिलामेंट यानी अविरल लंबाई का आप उसे प्राप्त कर सकते हो। और ये जो स्पिनरेट के छिद्र हैं, इनकी शेप कौन कौन सी हो सकती है, ताकि रेशे की भी उस पर शेप का फर्क पड़ेगा। क्या ये हो सकती है आपकी हो सकती है, और भी हो सकती है। और ये जो रेशे हैं ये भी हो सकते हैं जितना सिल्क और भी हो सकते हैं, पर ये डिपेंड करेगा के जो छिद्र हैं वो कितने हैं। द हार्डनिंग टेक्निक वेरी डिपेंडिंग ऑन द केमिकल की तकनीक यूज किया गया है, रासायनिक कंपोजिशन उस पर निर्भर करता है। The molecular chain in these man-made fibers need to be oriented and made parallel to one another to incorporate strength and elasticity in the fiber. जो molecular arrangements है man-made fibers के अंदर, इनका oriented parallelly, क्योंकि ये आपका man controlled है ना, ये नेचर से तो आपको जैसा मिला वैसा ही फैब्रिक का स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, लेकिन वो इसकी जो मोनोमर्स की मॉलिक्यूलर की संरचना है वो इसमें पैरेलल क्रिएट की जा सकती है। अब आगे हम बढ़ते हैं, ये तो था पॉलीमराइजेशन, कि किस तरीके से छोटे छोटे अणुओं को मिलकर एक रेशे को का संगठित रूप में प्राप्त होता है। आगे हम बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स ऑफ फाइबर। थोड़ा सा ये बच्चों के लिए ध्यान से समझिए, हो सकता है थोड़ा मुश्किल पड़े, पर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ फाइबर समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए ट्रेनीज, बट जो इसके अंदर आपकी फाइबर की जो प्रॉपर्टीज है, वो उस प्रॉपर्टीज का ये मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट फाइबर्स का जो है इससे बहुत रिलेशन है, बहुत संबंध है, क्योंकि बार बार शब्द यूज किया जाएगा, इसलिए सबसे पहले तो आप ये मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स को समझिए। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स आपका 3 तरीके का है, हाईली ओरिएंटेड मॉलिक्यूलर्स इन अ फाइबर, लो ओरिएंटेड मॉलिक्यूलर्स इन अ फाइबर, और फर्स्ट रीजन होते हैं, जो कि आप जब लॉन्गिट्यूड एक्सिस पे देखें, लंबवत अक्ष पर देखेंगे, ये माइक्रोस्कोप से देखने वाली बात है ना, ये आप वैसे नहीं देख पाएंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो लंबवत अक्ष पर इनका जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है वो अगर पैरेलल है तो ये हाईली ओरिएंटेड मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, और इस लो अगर है तो वो रेंडमली होगा, फिर कहीं कहीं पर होगा, है ना। रेंडमली होगा। they may lie randomly at various angles to the fiber axis, crisscrossing each other. Fibers made up of highly oriented molecules have high strength and low elongation. जो भी fibers है वो हाईली ओरिएंटेड मॉलिक्यूलर्स होंगे, वो तो क्या होंगे, मजबूत भी बहुत होंगे, और वो लो एलोंगेशन मतलब वो बढ़ेंगे नहीं, ज्यादा खींचेंगे नहीं, उनका साइज शेप जो है वो रिटेंशन रहेगा उनके अंदर, राइट। और इसके विपरीत अगर लो मॉलिक्यूल तो वो क्या होंगे, एक तो कमजोर होंगे और लटर moisture regain and fiber flexibility are also dependent on the molecular arrangement of fiber. देखिए जो moisture
मेंटेन करना और फाइबर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये भी डिपेंड करती है रौनक सर। जी मैडम बताइए। हेलो। हाँ रौनक सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है ना? स्क्रीन शेयर हो रहा है आपका, बट प्रॉब्लम आपके वॉइस में है, आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी में है, आपका वॉइस ब्रेक कर रहा है बार बार। स्क्रीन शेयर एक्चुअली मुझे नहीं दिख रहा। स्क्रीन शेयर यहाँ पे दिख रहा है, पॉलीमराइजेशन एंड मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ फाइबर। ओके, आई डोंट नो व्हाई मुझे नहीं दिख रहा है। तो फिर आप आगे का आप चेंज करेंगे स्क्रीन? नहीं नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, आप ही के एंड से होगा। मेरे ख्याल से आपका पीपीटी खुला नहीं है, आपके प्रेजेंटेशन जो मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल है वो खुला है, आप पीपीटी को व्यू प्रेजेंटेशन नहीं किए। अभी आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, बट वही सेम चीज आ रहा है, आपका व्यू मतलब प्रेजेंटेशन रन नहीं हो रहा है। आप स्लाइड तो चेंज कर सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्लिक करके स्लाइड चेंज कर सकते हैं आप। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हम मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स की बात कर रहे थे, ये देखिए। इसमें आपको तीन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीन आप दिखाई गई है। ये जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स ऑफ फाइबर फर्स्ट है, ये है पैरेलल। तो ये जो पैरेलल स्ट्रक्चर आपको बताया हुआ है, इस पैरेलल में क्या है? हाईली ओरिएंटेड मॉलिक्यूलर्स इन फाइबर है। ये सेकंड नंबर पे जो आपको दिखाया गया है, ये लो ओरिएंटेड है, जिसमें अमॉर्फस है। और ये जो थर्ड नंबर पे हैं, ये क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट्स हैं, जो विद नो ओरिएंटेशन है। तो इस तीन तरीके के जो ओरिएंटेशन है जो फाइबर में होता है। आगे इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स के बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। फाइबर्स का वर्गीकरण, नेचुरल फाइबर्स है और दूसरा है मैनमेड फाइबर्स। Natural fibers include those produced by plants, animals, and geological process. They are biodegradable over time. They can be classified according to their origin. देखिए, ये जो नेचुरल फाइबर्स हैं, इसमें आपको पेड़ पौधों से मिलने वाले, जंतुओं से मिलने वाले और एक समय के बाद में बायोडिग्रेडेबल हैं, और इनको इनके मूल उद्गम के अकॉर्डिंग ही क्लासिफाइड किया गया है। जैसे पहली चीज तो है एनिमल, यानी कि जानवरों से आपको सिल्क और वूल मिलता है। मिनरल जो एस्बेस्टस है। वेजिटेबल कॉटन फाइबर है, फ्लैक्स है, जूट है, रेमी है। ये सारे जो हैं ये आपको कहाँ से मिल रहे हैं? ये आपको मिल रहे हैं वेजिटेबल ओरिजिन। अब आगे जाते हैं मैनमेड फाइबर्स। मैनमेड फाइबर्स में एक तो इसमें क्या किया है कि ये है आर्टिफिशियली फाइबर्स ही है ये, बट इसमें भी दो श्रेणी है। एक तो कौन से हैं? रीजनरेटेड, यानी किसी न किसी प्रकार से आपको प्रकृति से जो मिला है उसी को आपने रीजनरेट करके, लाइक जैसे लकड़ी की लुगदी से प्राप्त हुआ है, उसी को आपने रीजनरेट करके उस सॉल्यूशन को फाइबर में क्रिएट कर लिया। वो प्राकृतिक अवस्था में फाइबर जैसा नहीं मिला। दूसरा क्या है? सिंथेटिक है,
तो सिंथेटिक के अंदर आपने केमिकल वगैरह को यूज किया और उसके बाद में सॉल्यूशन को स्पिन रेट से निकाल के फाइबर्स बनाए। और तीसरा है आपका नॉन ऑर्गेनिक। तो ये इस तरीके के क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर है, इनको हम आगे चार्ट के माध्यम से समझते हैं। देखिए नेचुरल फाइबर्स हैं, नेचुरल फाइबर्स को मुख्यतः जो प्राकृतिक हैं उसमें एनिमल, मिनरल एंड वेजिटेबल। वेजिटेबल सारे सेलुलोज फाइबर्स कहे हैं। वेजिटेबल फाइबर्स को बेसिकली अगर देखा जाए तो 4 श्रेणी में विभाजित किया है। पहली है सीधे फाइबर जो कि बीज के बाल से प्राप्त है। दूसरा है स्टेम फाइबर जो कि तने से प्राप्त है। तीसरा है लीफ फाइबर जो कि पत्तियों से प्राप्त है। और चौथा है नट हस्क जो कि नट की छाल से आपको प्राप्त होते हैं। अब उसमें सबसे पहले हम आते हैं कॉटन की तरफ। कॉटन, ये कॉटन जो है ये एक यूनिवर्सल फाइबर है और ये कपास के रेशे से प्राप्त होता है। कपास का जो पौधा है उसमें बीजों के पकने पर उनकी सुरक्षा के लिए उसके चारों तरफ रेशे लपेटे होते हैं। तो वो जो रेशे लपेटे हैं उन रेशे के चारों तरफ ये जो ये काफी गुच्छे के रूप में रहेंगे और ये इनको सीड हेयर कहा जाता है। और ये बहुत अत्यंत उपयोगी है, इनकी पानी को सोखने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। इनकी अगर हम लंबाई की बात करें तो ये स्टेपल फाइबर हैं और ये आधा इंच से 2.5 इंच तक की लंबाई इसकी मिलती है। आगे बढ़ते हैं हम, ये है कापो। कापोक का रेशा जो है ये कापोक के वृक्ष के वही बीज से प्राप्त होगा और ये बहुत ही बारीक और महीन, इनफैक्ट ये कपास के रेशे से भी बारीक होते हैं। इनमें चिकनाहट भी होती है, लेकिन इनको ब्लेंडेड फाइबर्स के लिए तो बनाया जाता है, बट केवल इन्हीं से कपड़ा बनाया जाए उसमें इसका उपयोग कम ही किया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं स्टेम फाइबर। स्टेम फाइबर में है फ्लैक्स, लिनन, जूट। ये फ्लैक्स डंठल से तने से प्राप्त होता है। इसको क्या करते हैं, डंठल को उखाड़ के पानी में भिगो देते हैं तो छाल तो गली बाहर हो जाती है और अंदर का जो रेशा है वो अलग अलग हो जाता है और इनका भी गारमेंट के लिए यूज किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे जूट। जूट सेम जैसे फ्लैक्स से डंठल से प्राप्त होता है वैसे ही ये भी उसी हिसाब से प्राप्त होगा और ये इनकी लंबाई जो है 5 से 12 लंबी होती है और ये पकने के बाद में इनको के बाद में हटा के छाल वही पानी में भिगा के जूट को निकाल लिया जाता है। लेकिन इनके जो रेशे हैं फाइबर वो छूने में कड़क होते हैं, ब्रिटल होते हैं, चमकीले तो होते हैं लेकिन कोर्स, रूखे और खुरदरे बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से इनको केवल इनसे गारमेंट बनाने के लिए यूज कम किया जाता है, इनको हैंडीक्राफ्ट्स में बहुत यूज किया जाता है। और इसके अलावा दरियां हो गई, गलीचे हो गए, आपके कारपेट्स हो गए हैं और प्रोसेस करके अब आजकल जूट से भी गारमेंट्स बनने लगे हैं। आगे है ये जो है आपका रेमी। रेमी एक नेटल प्लांट से प्राप्त होता है। ये अधिकतर अगर हम रेमी की बात करें तो ये रेमी काफी ज्यादा हमें ये बंगाल में प्राप्त होता है, उनसे मिलता है रेमी। और रेमी को लिनन के सब्स्टिट्यूट के रूप में लिया जा सकता है कि लिनन की सब्स्टिट्यूट के रूप में रेमी का प्रयोग हो सकता है। और ये इनकी जो वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है वो कॉटन और लिनन दोनों से ही अच्छी होती है। और ये इसकी जो स्ट्रेंथ है अगर वेट कंडीशन में है तो ये कपास से भी ज्यादा, कॉटन से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, जैसे आपका टेबल लिनन हो गया, ट्रे क्लॉथ हो गया, मेज पोश हो गया, इनके अंदर इसका यूज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हेम्प। हेम्प तने से प्राप्त होता है लेकिन इसका बहुत लिमिटेड यूज है। एक तो इसका यूज क्या है कि प्राकृतिक अवस्था में ये रेशा जो मिलता है वो ब्लैक कलर का मिलता है, तो इसको डिफरेंट कलर्स में करके इतना आसान नहीं है। दूसरी बात, इसमें इसको हम अत्यधिक इसमें कुछ आवश्यक गुणों का अभाव है जिससे कि आप इसको वस्त्र बना सकें। हाँ, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, रस्सी बनाने में, जूते का सोल बनाने में, इसमें इसका यूज किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं लीफ फाइबर्स। तो लीफ फाइबर आपके दो हैं, एक तो आपका है बनाना और दूसरा है पाइनएप्पल।
पाइनएप्पल इनके भी पत्तियों से प्राप्त होते हैं, प्रयोग किया जाता है, इनको चटाई है, बैग है और इन में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे आगे आपका नट हस्क, कोकोनट नट हस्क है, इसकी छाल से प्राप्त किया जाता है। इसका भी गलीचे में, आपकी जो सीट कवर है उसके अंदर फिलिंग में, इसका में ज्यादा कोकोनट का ज्यादा किया जाता है। जैसे कि चटाई हो गई, दरियां हो गई, इसमें इसका यूज किया जाएगा। नेचुरल रबर है प्राकृतिक अवस्था में। अभी मिनरल में है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस जो है ये चट्टानों के बीच में हमें प्राप्त होता है एस्बेस्टस, और इसमें एक सबसे एस्बेस्टस की क्या क्वालिटी से बने रेशे की, एक तो ये फायर प्रूफ होते हैं, केमिकल प्रूफ होते हैं और नहीं लगते, ये तीनों क्वालिटी इसके अंदर है। अब मेटालिक में अगर कहें तो सोना, चांदी वगैरह इस श्रेणी में रखे जाते हैं। प्रोटीन फाइबर्स हैं, प्रोटीन फाइबर जो भी जंतुओं से हमें मिलेंगे, दो तरीके के आपका इसमें ये, एक तो एनिमल सेक्रेशन से मिला है, एनिमल हेयर से मिला है। तो एनिमल सेक्रेशन से आपको क्या मिला, सिल्क। सिल्क की दो कैटेगरी होती है, कल्टीवेटेड एंड वाइल्ड सिल्क। एनिमल से जो प्राप्त होते हैं एनिमल के बालों से, जैसे कि आपका ऊन है, स्पेशलिटी हेयर्स की और फर फाइबर में मिंक है, एंगोर रैबिट। तो ये सारे जो है फाइबर्स, ये नेचुरल फाइबर्स की श्रेणी में आते हैं, जो कि प्रकृति से मिले हैं हमें। आगे बढ़ते हैं हम मैनमेड फाइबर। मैनमेड फाइबर जो है ये जो बना है वो सेलुलोज है। दूसरा को मॉडिफाइड सेलुलोज है, तो एसिड फाइबर्स जो बने, ये तो कॉटन लिंटर से बन जाएगा, जो वुड पल्प है उनसे बनेगा। ये इनका जो सोल्यूशन है उसको स्पिरिट से निकालकर ये वाला फाइबर क्रिएट होता है। प्रोटीन फाइबर्स की बात करें तो सोयाबीन वगैरह विभिन्न प्रकार के जो अनाज हैं उनके बीच का जो मटेरियल है अनाज का, उसका उससे सॉल्यूशन बना के इस तरीके के प्रोटीन फाइबर्स बनाए जाते हैं। अब दूसरी बात आ गई नॉन सेलुलोज फाइबर। तो नॉन सेलुलोज फाइबर्स में कौन से हो गए, नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, एक्रिलिक हो गया, मोड एक्रिलिक हो गया, रबर है, स्पैंडेक्स हो गया। मिनरल फाइबर्स में ग्लास, मेटेलिक, अदर्स में आपका ओलिफिन। तो ये जो सारे फाइबर्स हैं ये आपके मैनमेड फाइबर्स हो गए, और इन सबके बारे में हम आने वाले सेशंस में सेपरेट अभी तो केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट है नेचुरल और मैनमेड का, बाकी हम इनका सेपरेट पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। सारे फाइबर्स हैं, इनमें ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो होनी चाहिए जिससे कि ये कताई के लिए योग्य हो जाए, यान बनाया जा सके, जिससे कि इनको फैब्रिक में निर्मित किया जा सके। तो ये है प्रॉपर्टीज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज तो देखिए प्राइमरी प्रॉपर्टीज है। तो प्राइमरी प्रॉपर्टीज यानी ये प्रॉपर्टीज तो रेशे में होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी रेशे में नहीं है तो रेशे से आपको वस्त्र नहीं बना सकेंगे। पहली चीज तो क्या है, फाइबर लेंथ टू विड्थ रेशो, कि उसकी लंबाई और चौड़ाई। तो इसमें द लेंथ ऑफ फाइबर वेरीज फ्रॉम लेस देन 1 इंच टू मेनी माइल्स। शॉर्ट लेंथ फाइबर whose length can be measured in inches are known as stable fibers, while long indefinite length fibers are known as filament fibers। जैसे मैंने आपको पहले भी थोड़ी देर पहले बताया कि छोटे फाइबर्स जो स्टेबल कहे जाते हैं, लंबे जो है वो फिलामेंट कहे जाते हैं, लेकिन कम से कम वो इतने तो हो तो कट करके आप स्टेपल को फिलामेंट में कन्वर्ट कर सके। तो उनकी लंबाई के बारे में भी हमें ध्यान रखना होगा कि इतने हो। जैसे कि अगर हम सिल्क की बात करें, ये ओनली फिलामेंट है जो कि 1600 यार्ड तक की इसकी लंबाई होती है, और ये यूज के अकॉर्डिंग अलग अलग शेप में काट लिया जाता है। Natural fiber, rubber, metallic fibers are made into filament, though they are not naturally obtained like that. The length of other natural fibers varies from half inch to 36 inch. Other जो natural fibers की है वो आधे इंच से 36 इंच तक की होती है। All man-made fibers are made in filament form, which is later cut in length of 1.5 इंच से 6.5 इंच तक की लंबाई में उनको काट दिए जाते हैं। और ये फाइबर अगर इनकी जो मोटाई है उससे 100 गुना लंबे होना तो आवश्यक है। अगर हम कॉटन की बात करें
तो कॉटन लगभग 1400 टाइम्स लेंथ होती है उसकी, और वहीं अगर वूल की बात करें तो 300 टाइम्स उसकी लेंथ होती है डायमीटर के अकॉर्डिंग। फाइबर्स जो हाफ इंच से छोटे होंगे वो यूज नहीं जाएंगे। मतलब पहली प्रॉपर्टीज तो क्या है कि कोई भी फाइबर से आप जब रेशा बनाएंगे तो वो आधे इंच से तो कम से कम बड़ा हो, ताकि स्टेपल को स्पन के लिए जब आप बटाई करें तो उसको फिलामेंट में आप कन्वर्ट कर सकें, ये होना जरूरी है। आगे दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है टेंसिटी और स्ट्रेंथ। मजबूत भी होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपके रेशे को कपड़ा बनने तक कई प्रक्रियाओं से होके गुजरना पड़ेगा। उसको बटाई भी है, करघे पे भी है, बीम पे भी चढ़ना है, फिनिशिंग प्रोसेस भी होना है, तो उसके अंदर पर्याप्त मजबूती उसकी होना बहुत आवश्यक है। Density refers to the strength of individual fiber. A fiber should have enough strength to undergo various manufacturing process and be durable in use. अगर हम टेंसिटी की बात करें तो ये डेनियर के अकॉर्डिंग पर ग्राम जो फोर्स लगाया जाता है काम करते समय, उससे इसका रिलेशन है कि उसमें इतनी ताकत होनी चाहिए। आप जब वस्त्र बना रहे हैं, दृढ़ रेशे अगर दृढ़ हैं तो उन्हीं से आप अटूट फिलामेंट का निर्माण कर यान बना पाएंगे, और अटूट यान बनेगा तभी वो ताना और बाने के अंदर बुनाई को सहन कर पाएगा, क्योंकि उस समय बुनाई के समय दबाव भी बहुत पड़ता है और इसमें खिंचाव है, तनाव है, तो ये वो खिंचे वो सब सहन कर सके, इसके लिए मजबूत होना बहुत जरूरी है। और मजबूत अगर रेशा है तो ही उससे मजबूत वस्त्र बनेगा। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी और प्लायबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसे कि उसको स्ट्रेंथ जरूरी है, वैसे फ्लेक्सिबिलिटी अलग अलग प्रक्रिया हो रही है, रेशे की बटाई हो रही है, खिंचाव हो रहा है, तो वो खिंच भी अपनी पोजीशन पे आ जाए, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी उसकी होनी आवश्यक है। कोहेसिवनेस, रेशों की आपस में सटने की क्षमता, एक रेशा दूसरा रेशा तीसरा, ये सब आपस में एक दूसरे के पास पास होंगे तभी इनको बटाई करके आप यान का निर्माण कर सकते हैं। तो इसलिए इनके अंदर आपस के अंदर बिल्कुल पास पास सटने की क्षमता भी होना अत्यंत आवश्यक है। यूनिफॉर्मिटी यानी उसमें एक समानता, रेशा जो है उसमें अपेक्षाकृत एक समानता होना जरूरी है। बहुत अधिक मोटा, बहुत अधिक पतला, बहुत अधिक गांठे होना, तो ये अगर है तो एक सीमा तक तो निकाल के उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन रेशे से जब आप यान में कन्वर्ट करेंगे तो उसका यूनिफॉर्मिटी एक जैसा होना बहुत ही आवश्यक है। अब अगर हम बढ़ते हैं, ये तो प्राइमरी प्रॉपर्टीज है जो कि जरूरी है ही है। सेकेंडरी प्रॉपर्टीज क्या है? वो एक तो उसको वेरेबल बनाती है गारमेंट को, और वॉशिंग के थ्रू वो उसमें से डर्ट निकल सके और आप डाइंग वगैरह अच्छे से हो सके, उसके इसके योग्य बनाती है। तो इसमें इसकी सबसे प्राइमरी प्रॉपर्टीज के बाद में सेकेंडरी प्रॉपर्टीज में आ गया इसका फिजिकल शेप। A fiber need to be looked under a microscope to determine its shape. Each fiber has its own characteristic shape that determines in weight, texture, luster and feel. ये जो शेप है ये माइक्रोस्कोप से दिखाई पता चलेगी, और इसी शेप के थ्रू आप ये देखेंगे कि अभी जो हमने इसका आपको मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट बताया था, वो इसी के अकॉर्डिंग इसका शेप से पता चलेगा कि वो किस शेप का है, उसका वेट, टेक्सचर, सारी चीजें इससे क्लियर होंगी, और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है उससे बनने वाले गारमेंट की, मजबूत कितना है, वो इससे ही आपको पता चलता है। डेंसिटी, डेंसिटी अगर हम कहें, डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ फाइबर एक्सप्रेस एज ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और पाउंड पर क्यूबिक फुट। डेंसिटी जो है कि कितनी डेंसिटी उसके अंदर है, कितना वो घनत्व रखता है, कितना हल्का है, भारी है, वो सारी उसको ये प्रॉपर्टी है। क्योंकि हल्का अगर कपड़ा है तो वो उसका यूज इस अकॉर्डिंग किया जाएगा, भारी कपड़ा है तो जैसे आप अगर देखिए तो सिल्क हल्का है डेंसिटी की वजह से, और उसी अकॉर्डिंग अगर हम दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं तो वूल वगैरह ये थोड़े से हैवी है।
इसके अलावा हमें अगर बढ़ते हैं, कवर है, उसका आउटर लेयर किस तरीके की है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, लस्टर, उसकी चमक, कलर, उसका नेचुरल कलर किस तरीके का है, क्या डायबल कंडीशन में वो कलर है और किया जा सकता है, हैंड फील कैसा है, उसकी सरफेस किस तरीके की है, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, जब आप मॉइस्चर है, क्योंकि कपड़े को अगर आपको धोना है तो भी पानी को अब्सॉर्ब करना है और वापस फिर सब सूख जाता है। में भी इलास्टिसिटी नहीं है तो ये वस्त्र बनाना इनके लिए संभव होगा नहीं। दूसरी बात है फ्लेमेबिलिटी की, फ्लेमेबिलिटी हीट के अकॉर्डिंग जलने से हीट के पास लेके जाएंगे तो किस तरीके की इनकी प्रॉपर्टीज है, जल्दी फ्लेम पकड़ता है, धीरे पकड़ता है, क्योंकि उसी हिसाब से फाइबर से गारमेंट बनने का चयन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एडिशनल प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या है। एब्रेशन रेसिस्टेंट, घर्षण के प्रतिरोधकता, गारमेंट जो फाइबर से गारमेंट बनना है तो फाइबर के अंदर भी में घर्षण का काफी परिस्थितियां आती हैं और उसी प्रकार से धुलाई के समय, प्रेस के समय कई ऐसी परिस्थितियां जब एब्रेशन फेस करना पड़ता है तो वो रेजिस्टेंस उसके अंदर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सनलाइट, कौन से कपड़े हैं जो सनलाइट रेसिस्टेंस है कि धूप में पहने यूज किए जा सकते हैं, और कौन से ऐसे हैं जो नहीं किए जा सकते। केमिकल रेसिस्टेंस किसमें है, जैसे वूल अगर आप देखेंगे तो वूल के अंदर जो केमिकल रेसिस्टेंस है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से वो अनअफेक्टेड रहता है, लेकिन अल्कलीन अगर बात करें तो उससे वो डैमेज हो जाता है। तो कौन से केमिकल से उसकी रेसिस्टेंस है वो एक अलग प्रॉपर्टी है। जैसे अगर आपको केयर और स्टोरेज के समय ये प्रॉपर्टीज है कि कौन से इंसेक्ट से प्रभावित होते हैं, कुछ मॉथ रेसिस्टेंस कौन कौन सी है, तो वो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इसके अलावा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, ताप को संवाहक करने की क्षमता, उसके अलावा पाइलिंग, छोटे छोटे जो ऊपर रोए उठ जाते हैं तो वो प्रॉपर्टीज अगर वो है नहीं है, प्रॉपर्टीज को देखकर ही फाइबर के अंदर फाइबर से हम कपड़े का आगे निर्माण करेंगे। तो में हमने ये सारी चीजें देखी कि टेक्सटाइल फाइबर क्या है, इसका पॉलीमराइजेशन पढ़ा हमने, उसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट समझा, अलग अलग क्लासिफिकेशन कौन कौन से है वो समझे। इसके अलावा हमने इसकी क्लासिफिकेशन के बाद में हम इनके प्रॉपर्टीज की तरफ गए। अब कल के नेक्स्ट के सेशन में हम पढ़ेंगे कॉटन, जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनका, जिसमें आपका वेजिटेबल है, एनिमल है और आपका मिनरल है, इन तीनों के बारे में, और किसी भी दो हम मैनमेड फाइबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।